हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की स्टोरी बताती है अपनी बेटी के लिए एक पिता की संघर्ष की कहानी। ये स्टोरी है एक पिता और बेटी के बीच एक इमोशनल कनेक्शन की और कैसे राजनीति और समाज उनके जीवन के तौर तरीके को प्रभावित करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना क्योंकि आपकी एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करती है ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप ही को सुनाने के लिए। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना ताकि आपसे कोई भी स्टोरी हमारी चैनल की तरफ से मिस ना हो। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है बोमाई नायगी, जिसकी IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी है। आशा करते हैं आपको ये स्टोरी सुनकर अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोमाई नायगी की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है और हम वेलू को देखते हैं जो कि एक चाय की दुकान पर काम करता है। उसके परिवार में वो, उसकी पत्नी, उसकी एक बच्ची और उसके माता पिता रहते हैं। गरीब होने के बावजूद भी वेलू अपने परिवार के साथ काफी खुश रहता है। वेलू का एक भाई भी है जिसका नाम सेंथिल है। सेंथिल वहाँ का पार्टी का मेंबर है और उसे पैसों के घमंड होने के कारण वो अपनी गरीब भाई और माता पिता से अलग रहता है और यहाँ तक कि बात भी नहीं करता। एक दिन वेलू अपनी बेटी बोमाई को एक गुड लक लाकर देता है, जिसके बाद बोमाई वेलू से कहती है कि वो इसमें पैसा जमा करेगी और फिर माता रानी के मंदिर में जब पूजा होगा तब उसे चढ़ावे में देगी। अगले दिन वेलू जब दुकान पर जाता है तब वो देखता है कि दुकान बंद है और फिर उसे पता चलता है कि दुकान के मालिक का तबीयत बहुत खराब है, इसलिए दुकान कुछ दिनों तक बंद रहेगा। वेलू ये खाली समय अपने परिवार के साथ अच्छे से बिताता है। बहुत दिन गुजर जाने के बाद वेलू को ये पता चलता है कि उसका मालिक अपनी दुकान बेचने वाला है। वेलू का दोस्त उसके पास आता है और वो उसे वो दुकान खरीदने के लिए कहता है और साथ में वो उसको कुछ पैसा भी देके हेल्प करेगा, ये भी कहता है। वेलू अपने परिवार के साथ ये बात डिस्कस करता है और सोचता है कि उसे वो दुकान खरीद लेनी चाहिए। वेलू के पापा सेंथिल के पास जाते हैं और उसे एक जमीन बेच के कुछ पैसे देने की बात करते हैं जिससे वेलू वो दुकान खरीद सके। सेंथिल अपने पापा को वहां से बेइज्जती करके भगा देते हैं। इसके बाद गांव में हम देखते हैं एक पूजा हो रहा होता है जहां सेंथिल भी आया हुआ था। वेलू और उसके परिवार भी उधर आए होते हैं। तभी बोमाई वेलू से कहती है कि वो गुड लक लाना भूल गई है। इसके बाद वो अपने घर की ओर चली जाती है। रास्ते में उसे शेखर मिलता है जो कि उस गांव का ही एक आदमी रहता है और वो बोमाई से अपनी घर से पानी लाने को कहता है। बोमाई घर जाके गुड लक और एक लोटा में पानी लेके आती है। इसके बाद जब वो शेखर के पास आती है उसे पानी देने के लिए, तब वहाँ दो और लोग भी रहते हैं, अरुण और शक्ति, जो कि बोमाई को बुरी नजरों से घूर रहे होते हैं। इसके बाद बोमाई के ना आने पर वेलू को टेंशन हो रहा होता है, जिसके बाद वो खुद से ही बोमाई को ढूंढने निकल जाता है। वेलू शेखर के पास जाता है और देखता है कि वो बैठकर रो रहा था और बोमाई का गुड लक भी वहाँ नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। वेलू आगे जाके देखता है कि बोमाई बेहोश जमीन पर लेटी हुई है और अरुण उसे रेप करने वाला होता है और शक्ति ये सब बैठकर मजे से देख रहा होता है। तभी वेलू वहां जाकर बोमाई को बचाते हैं। वेलू बोमाई को घर लेकर आते हैं जहां उसकी पत्नी उसे पूछती है कि उसे आखिर क्या हुआ है, जिस पर वेलू कहता है कि बोमाई को कुत्ते ने काट लिया था। इसके बाद वेलू सेंथिल के पास जाता है और सब कुछ उसे सच सच बता देता है, क्योंकि सेंथिल वहाँ का पार्टी का लीडर था तो इसलिए वो उसके भाई को जरूर मदद करेगा। इसके बाद वेलू और उसकी पत्नी बोमाई को एक गाड़ी में लेकर सरकारी हॉस्पिटल के तरफ जा रहा होता है कि तभी ड्राइवर के पास एक कॉल आता है। कॉल अरुण और शक्ति के पापा ने किया था और वो ड्राइवर से ये कहता है कि उसको सरकारी हॉस्पिटल नहीं ले जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ और ड्राइवर उन लोगों की बात सुनकर वैसा ही करता है। बोमाई को फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। इधर वेलू की पत्नी बार बार पूछने से वेलू तब उसकी पत्नी को सच सच सब कुछ बता देता है।
दूसरी तरफ सेंथिल अरुण और शक्ति के पापा से मिलने जाता है, जहां शक्ति के पापा सेंथिल से ये कहता है कि उसे इस मैटर में उनके साथ देना होगा, वरना नेक्स्ट इलेक्शन में उन लोगों को वोट बैंक से कोई भी सेंथिल को वोट नहीं करेगा। ये सुनकर सेंथिल अरुण और शक्ति का हेल्प करने को राजी हो जाता है। इधर हॉस्पिटल में 3 दिन बीत जाते हैं और ना बोमाई का होश आता है और ना ही वेलू को बोमाई से मिलने दिया जाता है। हॉस्पिटल में सेंथिल वेलू से मिलने आता है और उसे पैसा देकर ये कहता है कि इस बात को यहीं पर दवा देने के लिए, ये बात वो किसी और को ना बताए, वरना उसकी ही बेटी का बदनामी होगा और ये पैसे से वो दुकान भी खरीद सकता है। इसके बाद हम लोग जीवा को देखते हैं, जो कि एक सोशल वर्कर होता है। हॉस्पिटल का एक नर्स जीवा और वेलू को बताती है कि बोमाई को जब भी होश आता है तब उसे फिर से नींद की इंजेक्शन देके वापस सुला दिया जाता है हॉस्पिटल में। ये सुनने के बाद जीवा वेलू को पुलिस कंप्लेंट करने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि वो उसका साथ देगा। उधर वो लोग पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर लिखा रहे होते हैं कि तभी कुछ गुंडे आकर वहां उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें एफआईआर नहीं लिखने देते हैं। इधर पुलिस इंस्पेक्टर को जब पता चलता है कि वो लोग किसके खिलाफ एफआईआर लिखना चाहते हैं, तब वो भी एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं। वहीं गुंडों से पता चलता है कि ये सब सेंथिल के कहने पर वो लोग कर रहे थे और इसलिए वेलू सेंथिल के पास जाकर उसके पैसा लौटा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जीवा वेलू को सविता नाम की एक लॉयर के पास ले जाते हैं और वेलू उसे सब कुछ सच सच बताता है। इसके बाद कोर्ट में केस चल रही होती है, जहां वेलू जज के सामने सब कुछ सच सच बताता है। जज पुलिस से पूछता है कि उसने वेलू का रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा। तब इंस्पेक्टर झूठ बोल देता है कि वो तो रिपोर्ट लिखाने आया ही नहीं था। जिसके बाद जज पुलिस को वेलू का एफआईआर लिखने को कहता है। इसके बाद जज बोमाई को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश देते हैं, जिस पर सविता ये कहती है कि वो लोग बोमाई के दूसरे किसी शहर के सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहते हैं, जहां सेंथिल के गुंडे उन्हें परेशान ना कर सके, और जज इसमें मंजूरी दे देते हैं। बोमाई को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर वहां आता है बोमाई के बारे में बोमाई का बयान लेने के लिए, जिस पर डॉक्टर उसे ये कहते हैं कि आप एक छोटी बच्ची का बयान पुलिस के वर्दी में नहीं ले सकते हैं, आप लोगों को सिविल ड्रेस में आना होगा। उधर सेंथिल और उसके कुछ पावरफुल लोग वेलू के पापा से ये केस वापस लेने के लिए कहते हैं, जिस पर उसके पापा मना कर देते हैं और सेंथिल को एक थप्पड़ भी मारते हैं, ये कहते हुए कि उसे अपनी भाई का साथ देना चाहिए, ना कि उन लोगों का। वेलू इसके बाद बोमाई को अपनी दीदी के घर में ले जाते हैं, जहां कोई उसको कुछ ना कर सके। इधर सेंथिल पुलिस वाला को पैसे देकर केस को किसी तरह सॉल्व करने को कहते हैं, ताकि अरुण और शक्ति को बचाया जा सके। पुलिस शेखर को ले जाके बहुत टॉर्चर करता है और उसे अरुण और शक्ति का इल्जाम अपने सर ले लेने के लिए कहते हैं। अगले दिन कोर्ट में अरुण और शक्ति ये कहता है कि वो लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता और शेखर सब इल्जाम अपने सर ले लेता है। ये देख सविता जज से ये कहती है इस केस में कहीं पर भी शेखर का कोई नाम नहीं है और ये केस अरुण और शक्ति के खिलाफ ही हुआ है। उधर ऑपोजिशन लॉयर ये कहता है कि वेलू को इन दोनों से बदला लेना था, इसलिए वेलू अरुण और शक्ति पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। सविता फाइनली जज को बोमाई के बयान लेने के लिए कहती है, जिस पर जज इंस्पेक्टर से ये कहता है कि इसमें बोमाई का बयान क्यों नहीं है, और इसके अगेंस्ट पे इंस्पेक्टर कहता है कि उसके माँ पापा ने यानी कि बोमाई के माता पिता ने बयान नहीं लेने दिया। जब जज को ये पता चलता है कि इंस्पेक्टर वर्दी में बयान लेने के लिए गया था, तब वो उसे बहुत कुछ सुनाते हैं। इसके बाद जज और बाकी सारे ऑफिशियल्स सिविल ड्रेस में बोमाई से प्यार से पूछताछ करते हैं। जज बोमाई को अरुण, शक्ति और शेखर का फोटो दिखाकर ये पूछते हैं कि उसके साथ ये गलत काम कौन किया था, और तब बोमाई सब कुछ सच सच बता देती है कि अरुण और शक्ति ने उसके साथ रेप करने का कोशिश किया था, लेकिन शेखर ने कुछ नहीं किया था। जज अरुण और शक्ति को 15 सालों का
सजा सुनाता है और शेखर को कोर्ट को गुमराह करने के इल्जाम में 3 महीने का। इसके बाद वेलू और उसके परिवार वापस से खुशी के साथ मिलकर रहने लगते हैं। वेलू के पापा उसे आकर दुकान खरीद लेने के लिए पैसे देते हैं। वो बताते हैं कि ये पैसे सेंथिल ने दिए हैं और उसे अपनी गलती समझ आ गया है। इसके बाद हम लोग 6 महीने बाद की कहानी देखते हैं, जहां एक दिन वेलू अपनी दुकान में काम कर रहा होता है। तभी वो अरुण और शक्ति को देख पाता है, जो कि वेलू को दूर से देख रहा था। वेलू जीवा के पास जाता है और पूछता है इसके बारे में, जिस पर जीवा ये कहता है कि उन लोगों को बेल मिल गई है। जीवा वेलू को हाई कोर्ट में केस करने के लिए कहता है। उधर एक दिन बुमाई स्कूल के बाहर अरुण और शक्ति को देख लेती है, जो कि उसको घूरे जा रहा था, जैसे कि कुछ करने वाला है फिर से। बुमाई डर से वापस स्कूल की तरफ चली जाती है। इधर स्कूल से घर ना आने की वजह से वेलू और उसकी पत्नी परेशान हो जाते हैं और तब वेलू बुमाई को ढूंढने के लिए फिर से निकल पड़ता है। रात हो जाती है और वो बुमाई को खोज नहीं पाता। फिर वेलू पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिखने से फिर से मना कर देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक लेडी ऑफिसर को, जो कि वेलू की हेल्प कर रही होती है बुमाई को ढूंढने में। बाद में उन्हें पता चलता है कि बुमाई किसी हॉस्पिटल में एडमिट है और वो लोग तब वहां जाते हैं। वेलू को टेंशन में देखते हुए उसकी पत्नी उस पर शक करती है और पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तब वेलू उसे पूरी कहानी बताता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि असल में वेलू बुमाई को उस दिन ढूंढ लेता है और तब बुमाई वेलू को बताती है कि किस तरह अरुण और शक्ति उसे फिर से घूर रहे थे। वेलू बुमाई को अपनी एक दोस्त की नाव पर छुपा लेता है। इधर लेडी ऑफिसर के पूछने पर बुमाई ये कहती है कि अरुण और शक्ति के डर से वो नाव पर जाकर छुप गई थी। नाव वाला से पूछने पर वो बताता है कि उसने बुमाई को नाव पर बेहोश देखा था और तब वो उसे हॉस्पिटल ले आए। असल में ये सब प्लान वेलू का ही था, ताकि अरुण और शक्ति का बेल कैंसिल हो सके और उनको फिर से जेल जाना पड़े। इसके बाद हम देखते हैं कि वेलू अपने परिवार के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगे हैं और यहीं पे फिल्म की कहानी का दी एंड होती है।